हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ हैं सभी लोगों का एक बार समसामयिक घटना चक्र के परिवार की तरफ से ऑनलाइन स्वागत है। चलिए, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। उसके बाद हम शुरू करते हैं आज का हमारा द पॉइंटर एनालिसिस सेशन। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे आज के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ये आपको मान्यता देने वाला राज्य कौन सा बना है? सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला राज्य कौन सा बन गया है? किस राज्य में मान्यता दी गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। ये छत्तीसगढ़ वही राज्य है जहां पर सबसे पहले ड्रोन का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? तो उर्वरकों और बीजों के छिड़काव के लिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है ये आपके सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला राज्य बना है। और अगर हम बात करें कि अगर सामुदायिक, अभी हाल ही में ये आपका जो राष्ट्रीय उद्यानों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय उद्यान है या नेशनल पार्क हैं वो 12 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। ठीक है, एमपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ऐसा करने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो ऐसा करने वाला ये देश का दूसरा राज्य है। इसके पहले भी कोई कर चुका है, तो जिन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो उसका नाम है उड़ीसा। ठीक है, यानी सिंपल सा आप देख सकते हैं, उड़ीसा पहला राज्य था। दूसरा भी हाल ही में कौन सा बन गया है? तो उसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन चुका है अधिकार इन आपके सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला। लेकिन अधिकारों की अगर हम बात करें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जो अधिकार हैं उनमें आर्टिकल भाग आपका तीसरा है, भाग 3। उसके अलावा हमारे संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 में अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में उल्लेख किया गया है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। इन फंडामेंटल राइट्स में हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार थे, लेकिन इनमें से एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब जाके हमारे संविधान में बचे कितने हैं? 6। जो संविधान संशोधन किया गया था आपका, एक जो आपका संपत्ति का अधिकार है आर्टिकल 19 में था, इसको समाप्त करके आर्टिकल 300A में रखा गया विधिक अधिकार के तहत। आर्टिकल 300A कौन से? आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको रखा गया है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अधिकार कितने हैं? 7 हैं, जिनमें हम लोग यहाँ पर जो आपके 6 अधिकार अब बचे हुए हैं उनमें सबसे पहला है आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके अलावा जो 5वां आपका है जो भी आपके शिक्षा संबंधी अधिकार हैं। और नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है सबसे छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे संविधान में अधिकार दिए गए हैं और इनको याद रहना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है हमारे संविधान में जो अधिकार है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट, अगले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा है, किस राज्य सरकार ने क्लैगनाडिन ऑल विलेज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है? किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये प्रोग्राम शुरुआत की गई है तमिलनाडु के राज्य के द्वारा, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है M.K. स्टालिन। यहीं अभी हाल ही में तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया था, खोला गया था। डुगोंग संरक्षण केंद्र। ठीक है, डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ पर? तो इसी तमिलनाडु में इसको ओपन किया गया। याद रखिएगा, तमिलनाडु में। अभी हाल ही में तमिलनाडु के एक वाद्य यंत्र को GI टैग दिया गया था और तमिलनाडु में ही आपका मनाया जाता है जल्लीकट्टू उत्सव। जानते होंगे आप लोग, इसी प्रकार का एक उत्सव कर्नाटका में भी आयोजित किया जाता है, लेकिन जल्लीकट्टू जो है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो तमिलनाडु में। इसकी लैंग्वेज क्या है यहाँ की? तो तमिल इसकी भाषा है तमिलनाडु की। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है दुशांबे
ताजिकिस्तान में। इसी तमिलनाडु में अभी आप देखेंगे आपका समानता दिवस मनाने की इसके द्वारा घोषणा की गई थी। ठीक है, समानता दिवस मनाने की घोषणा इसी तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दुशांबे ताजिकिस्तान में किया गया है क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन। किस मैटर पर? तो अफगानिस्तान पर। क्यों किया गया है अफगानिस्तान पर? अफगानिस्तान ही चिंता का विषय क्यों है? तो उसका रीजन है क्योंकि अफगानिस्तान में शासन इस समय है तालिबान का। किसका? तालिबान का शासन है इस समय अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसके नेता जो है मुल्ला हसन आखुंद इस समय प्रमुख हैं अफगानिस्तान के। मुल्ला हसन आखुंद, क्या नाम है? मुल्ला हसन आखुंद इनका नाम है। ठीक है, तालिबान अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की कैपिटल क्या है? काबुल। ठीक है, यही आपके अफगानिस्तान में ये एक प्रतिमा है जिसको तालिबानियों के द्वारा 2001 ईस्वी में इसको नष्ट कर दिया गया था, गिरा दिया गया था, क्षतिग्रस्त किया गया था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और यहीं अफगानिस्तान पर इसीलिए क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया है। तालिबानियों से किस प्रकार से निपटा जाए, कौन कौन सी नीतियां उनके खिलाफ अपनाई जाएं, उनके साथ किस तरह से सामंजस्य बनाया जाए, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए। नेक्स्ट हमारा है सुरक्षा वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के स्पाइडरमैन जिनको कहते हैं, नाम क्या है? अजीत डोभाल। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल। इन्हीं के अध्यक्ष, इन्हीं के द्वारा जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है इस सुरक्षा वार्ता में। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक मसौदा समिति की घोषणा की है? समान नागरिक संहिता यानी समान आपका जो नागरिक संहिता है, इसके पहले अभी हाल ही में जो उत्तराखंड में लागू हुआ है, दूसरा राज्य जो बन चुका है, इसके पहले गोवा में लागू हो चुका है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब होता है सभी नागरिकों के लिए समान नियम, जितने भी व्यक्ति रहने वाले हैं सभी के लिए समान प्रकार के नियम होंगे। इसी इसका उद्देश्य होता है समान सिविल संहिता का, जो हमारे संविधान में हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है आर्टिकल 44 में। ठीक है, आर्टिकल 44 में भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है समान सिविल संहिता। और ये आपका अभी हाल ही में दूसरा राज्य कौन सा बन गया है इसको लागू करने वाला? तो इसका लागू करने वाला दूसरा जो राज्य बना है उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया है समान सिविल संहिता। हमारे संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 44 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक हमारे देश में केवल और केवल गोवा में लागू था ये आपका समान सिविल संहिता। इस समिति का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना देसाई को नियुक्त किया गया है। किसे? रंजना देसाई को। नेक्स्ट हमारा है किस उपन्यास को वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस उपन्यास को प्राप्त हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम क्या है? रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड। क्या नाम है? रेत समाधि या फिर टॉम्ब ऑफ सैंड इसका नाम है। जिसके लेखक कौन है? तो उनका नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री के द्वारा इसको लिखा गया है इस रचना को, जिसका नाम रेत समाधि है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसी भारतीय भाषा को प्राप्त होने वाला पहला बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है रेत समाधि। ठीक है, इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो उनका नाम है डेजी रॉकवेल के द्वारा जो है इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड के नाम से, टाइटल से। नेक्स्ट हमारा है क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो जापान के द्वारा। ठीक है, जापान के द्वारा किया गया है, जिसमें भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो अभी जापान की यात्रा पर थे, वो क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ही जापान गए थे। लेकिन अगर हम बात करें क्वाड नाम तो आप लोगों ने सुन लिया, आखिर ये है क्या? तो क्वाड का सिंपल सा मतलब क्या होता है? तो एक प्रकार से चतुर्भुज। क्या होता है? ये होता है आपका क्वाड। और क्वाड में एक तरफ हमारा भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान, यानी 4 देशों का एक ग्रुप है जिसको कहते हैं क्वाड। इसका जो आप क्वाड समूह है, इसकी ये 4थी बैठक थी, याद रखिएगा। अभी तक इसकी कितनी बैठक हुई है? तो 4 बैठक हुई है। 4 बैठकों में पहली बैठक का आयोजन यहाँ पर वर्चुअल रूप से किया गया था।
पहला जो है वर्चुअल आयोजन किया गया था, उसके बाद दूसरी जो है व्यक्तिगत रूप से की गई थी। दूसरे का आयोजन व्यक्तिगत हुआ था, कहाँ पर? वॉशिंगटन डीसी में। तीसरी बैठक का आयोजन फिर से वर्चुअल किया गया, वर्चुअल आयोजन किया गया। और चौथी बैठक जो है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो टोक्यो जापान में किया गया। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। टोक्यो जापान में इसकी चौथी बैठक का आयोजन किया गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं अभी हाल ही में जो आपकी जापान में टोक्यो की चौथी बैठक आयोजित हुई है, इस प्रकार से अभी तक आपके क्वाड के 4 सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें कौन कौन से देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका और जापान, ये 4 देश शामिल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हीं क्वाड देशों के द्वारा एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। इस मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत कब हुई थी? तो 1992 में इस मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस युद्धाभ्यास में 2015 में शामिल हुआ है जापान। 2015 में जापान शामिल हुआ है और 2020 में इसमें शामिल हुआ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे पॉइंट भी याद रखिएगा। इस क्वाड से संबंध जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। सारे क्वाड सम्मेलन बैठक कहाँ पर हुई है, कितनी बार इनका आयोजन किया जा चुका है, कहाँ कहाँ पर किया गया था और इसके द्वारा कौन से युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को इस क्वाड सम्मेलन से संबंधित। और हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि किस निदेशालय के द्वारा ऑपरेशन नमकीन शुरू किया गया। क्या बात है, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए किसी के। ठीक है, ऑपरेशन नमकीन की शुरुआत की गई है अभी हाल ही में, कौन से निदेशालय के द्वारा? तो इसकी शुरुआत किया गया है राजस्व आसूचना निदेशालय के द्वारा, इसको शुरू किया गया है ऑपरेशन नमकीन को। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन चुका है? जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन चुका है? मेट्रो शहर का मतलब होता है जो ऐसा शहर जहां पर मेट्रो का संचालन किया जा रहा हो। ठीक है, तो ये कहां पर किया गया है? भारत की पूर्व कैपिटल, हमारे देश की पूर्व राजधानी, याद रखिएगा। पहले राजधानी दिल्ली के बनने से पहले हमारे देश में 1911 से पहले राजधानी क्या थी? कोलकाता ही थी। यहीं पर किया गया है, कोलकाता में किया गया है, याद रखिएगा। कोलकाता है कहाँ पर? तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी। इसी कोलकाता में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा 23 मार्च को, जब शहीद दिवस हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जो आपका शहीद दिवस है जो 23 मार्च को सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इन तीनों लोगों को फांसी देने की वजह से उस दिवस को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मना रहे थे। तभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसी कोलकाता में बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किया गया था। कौन सा? बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन, बिप्लोबी गैलरी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कहाँ पर किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। और भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया? यहाँ पर आप देखेंगे जैव विविधता, तो जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट हमारा है भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। लेकिन अगर हम ड्रोन की बात करें तो इस समय ड्रोन का जो संचालन है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, काफ़ी तेज़ी से इसका संचालन हो रहा है ड्रोन का। हमारे देश में ड्रोन के माध्यम से उर्वरक और बीजों का छिड़काव किया गया है छत्तीसगढ़ में। ड्रोन के माध्यम से ही तेलंगाना में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम से एक पहल चालू की गई थी, जिससे ड्रोन के माध्यम से लोगों को मेडिसिन पहुंचाई जा रही थी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने ड्रोन के माध्यम से मेडिकल सुविधाओं या स्वास्थ्य सुविधाओं को शुरुआत की है ड्रोन के माध्यम से? तो उसका नाम है ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन वो देश बना है, याद रखिएगा, ड्रोन के माध्यम से। उसके अलावा कौन से देश के द्वारा अपने सिविलियन क्षेत्रों में ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है? तो दिया गया है इजराइल के द्वारा। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा ड्रोन से संबंधित। और हमारे देश के मध्य प्रदेश में ड्रोन स्कूल खोलने की घोषणा की गई है एमपी में। आंसर है हमारा नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी को जो है नरेंद्र मोदी जी को इस बार
जो लता मंगेशकर के पिताजी है दीनानाथ लता मंगेशकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, पहली बार इस अवार्ड का वितरण किया गया है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को सामाजिक क्षेत्रों में उनके कार्य के लिए उस अवार्ड को दिया गया है। नेक्स्ट हमारा है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड इस पुस्तक के लेखक है। किस राज्य की कैबिनेट ने राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की स्वीकृति दी है? किसको? तो मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने की स्वीकृति दी गई है। किसके द्वारा? तो वेस्ट बंगाल के द्वारा। ठीक है, पश्चिम बंगाल के द्वारा दिया गया है। राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री को राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका चांसलर बनाए जाने की स्वीकृति। आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ममता दीदी के राज्य में वेस्ट बंगाल में कैपिटल क्या है? तो कोलकाता है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और अभी हाल ही में काफ़ी लंबा बवाल हुआ है कोलकाता में। बहुत सारे लोगों ने उस रैली में शामिल हुए थे, मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे, जिन लोगों ने नुपुर शर्मा के विरोध में वहाँ पर प्रदर्शन किया था। ठीक है, तो बहुत बड़ी एक मात्रा में लोगों का वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे पश्चिम बंगाल कोलकाता में। नेक्स्ट हमारा है नरेंद्र बत्रा ने किस संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है? कौन से? तो भारतीय ओलंपिक संघ। कौन से संघ से? तो भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ से ये इस्तीफा दिया गया। किसके द्वारा? तो नरेंद्र बत्रा के द्वारा। ये इस संघ के साथ साथ वे अन्य किस संघ के अध्यक्ष हैं? तो ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के भी अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, जिन्होंने अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ से दिया है इस्तीफा। गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है? तो 25 से 31 मई 2022 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। 25 से 31 मई 2022 तक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 से 31 मई। किसके लिए? तो गैर स्वशासी क्षेत्रों के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह किस संस्था द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है विद्युत मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन कौन से राज्य में किया गया है? कौन से मंत्रालय की? तो विद्युत मंत्रालय की। कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? तो देहरादून। कौन सा? देहरादून। अभी हाल ही में इसी देहरादून में दून महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसी उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी है, याद रखिएगा, फूलों की घाटी यही उत्तराखंड में है। यहीं पर है आपका केदारनाथ का मंदिर, केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ टेम्पल के पास में ही अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है शंकराचार्य जी के समाधि का जो है एक प्रकार से अनावरण किया गया था, याद रखिएगा। उसके अलावा यहीं पर है बद्रीनाथ। कौन सी? बद्रीनाथ यहीं पर है उत्तराखंड में। और यहीं केदारनाथ में त्रासदी आई थी, याद रखिएगा। प्रलय जो आया था केदारनाथ में, यहीं उत्तराखंड से ही गंगा, यमुना, ये सारी जो प्रमुख नदियाँ हैं उत्तराखंड से ही निकलती हैं। उत्तराखंड में ही हमारे देश का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम क्या है? नंदा देवी पर्वत। तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत नाम क्या है? नंदा देवी पर्वत, इसी उत्तराखंड में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, उत्तराखंड से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड में हुआ था चुनाव। ठीक है, उत्तराखंड में चुनाव हुआ था। एक बार कमेंट करके आंसर बताइएगा कि कौन से मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव हारने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है, कौन से राज्य में? ठीक है, नाम क्या है उनका? नाम आंसर कीजिएगा। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो R.K. सिंह के द्वारा। R.K. सिंह के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई है। नेक्स्ट हमारा है सर्वेक्षण पोर्ट बृहद परियोजना के दूसरे पोत निर्देशक यार्ड 3026 को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसे कट्टुपल्ली चेन्नई में इसको लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। सर्वेक्षण पोत बृहद परियोजना का दूसरा पोत निर्देशक यार्ड 3026 को। और भारत के पहले लवेंडर महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो भद्रवाह में। कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में है। लवेंडर महोत्सव मनाया गया है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ के इस समय उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी इस समय यहाँ पर उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर जो है ये एक प्रकार से भारत का स्वर्ग कहा जाता है, जिसे 2019 में स्टेट की पदवी समाप्त करके उसको यूनियन टेरिटरी बना गया, लद्दाख को अलग करके। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। इसी जम्मू कश्मीर ये आपका जो है पाकिस्तान नाम के एक देश को टच करता है, यानी उसकी सीमा
पाकिस्तान से टच करती है और साथ ही साथ अफगानिस्तान से भी टच करती है, लेकिन इस समय वो आपका POK के अंतर्गत आता है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में आपके डल झील है, बुलर झील है, शेषनाग झील है, बैरीनाग झील है, कई सारे पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें घूमने के लिए पर्यटक के दृष्टिकोण से जम्मू कश्मीर पूरी तरह से उपयुक्त स्थल है, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लेवेंडर महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया है? तो 25 से 26 मई 2022 को 25 से 26 मई 2022 को इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वरिष्ठ पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक आरोहण 4.0 कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका आयोजन किया गया है शिमला में। कहाँ पर? शिमला में इसका आयोजन किया गया है आरोहण 4.0 का। शिमला हमारे देश की ब्रिटिश काल में गर्मियों में राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल हुआ करती थी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 27 मई को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाई गई है? कौन से प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि मनाया गया है इस 27 मई को? याद रखिएगा, तो ये 27 मई 1964 में इनकी डेथ हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनका नाम है। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति भी हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी और हमारे देश में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे 1947 में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। इनका जन्म स्थान एक प्रकार से बचपना बीता प्रयागराज में, और इसी प्रयागराज में स्थित है आपका आनंद भवन, जहाँ पर उनके जीवन से संबंधित कई सारी चीज़ें यहाँ पर स्मृतियाँ रखी हुई हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्मृति स्थल जो है आपका दिल्ली में, उसी को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। उसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कई सारे जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, उनकी अध्यक्षता भी की गई थी कांग्रेस के अधिवेशन के, और हमारे देश में प्रारूप प्रस्ताव को भी इन्होंने ही प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई है। और इस वर्ष उनकी कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये उनकी 58वीं पुण्यतिथि है। इनकी समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो शांति वन स्मारक के नाम से इनकी समाधि को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया गया है। सूचकांक में विश्व के कितने देशों को शामिल किया गया है? तो टोटल 117 देश हैं, और इसमें किस देश को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो देश है जापान। ठीक है, जापान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जापान की अगर बात करें तो जापान की कैपिटल क्या है? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। टोक्यो में आपका ओलंपिक 2020 और पैरा ओलंपिक 2020 इन दोनों का आयोजन किया गया था जापान में। इसमें भारत ने 7 मेडल जीते हैं ओलंपिक में, 19 मेडल जीते हैं पैरा ओलंपिक में। जापान के इस समय प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है फूमियो किशिदा। क्या नाम है? फूमियो किशिदा। जापान के टोक्यो में अभी हाल ही में क्वाड सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कौन सा? क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो जापान में किया गया था, जिसमें 4 देश इसमें सम्मिलित हुए थे इस क्वाड सम्मेलन में। उसके अलावा जापान छोटे छोटे 4 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है, जिनमें आपका होक्काइडो है, शिकोकू है, होन्शु है, क्यूशु है। ये सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। और जापान हमेशा एक प्रकार से जो पर्यावरण की या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे घिरा रहता है, क्योंकि बीच समुद्र में है और यहाँ पर हमेशा भूकंप आता रहता है। इसीलिए इसे उगते सूर्य का देश भी जापान को कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा हर परिस्थितियों से लड़ करके बाहर निकलने की क्षमता इसमें है, क्योंकि ये जापान वही देश है जहाँ पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जापान इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर इंडेक्स की बात की गई है तो कई सारे अन्य इंडेक्स हैं जो आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर सबसे पहले बात करें तो आपका प्रेस इंडेक्स, कौन सा?
जो आपका प्रेस आपका स्वतंत्रता सूचकांक आता है, इसमें भारत की रैंकिंग इस बार 150 है, जो पहले 142 थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो शांति आपका सूचकांक है, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 136 है शांति सूचकांक में। उसके अलावा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो भारत की रैंकिंग कितनी है, 101 है। भ्रष्टाचार सूचकांक की अगर बात करें, करप्शन इंडेक्स की अगर बात करें तो भारत की रैंकिंग कितनी है, 85 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो भारत की रैंकिंग कितनी है, 83 है। उसके अलावा लोकतंत्र सूचकांक की अगर हम बात करें तो भारत की रैंकिंग है 46। इसके अलावा अगर हम बात करें लोकतंत्र सूचकांक के अलावा जो आपका वीपो जारी होता है, वीपो यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक, भारत की रैंकिंग कितनी है, 43 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में हम भारत की रैंकिंग कितनी है, इन्वायरमेंट में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है, 10 है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा। पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रैंकिंग है, जहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जापान जो है शीर्ष पर है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, 117 देश इसमें शामिल हुए हैं। इस सूचकांक में कौन सा देश अंतिम स्थान यहाँ पर है, तो चार्ट जो है 117वें स्थान पर है, अंतिम स्थान पर। भारत की रैंकिंग इसमें कितनी है, तो 54 है भारत की रैंकिंग, और भारत की रैंकिंग इस सूचकांक में कितनी थी, तो 46 थी। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग और अंतिम देश कौन सा है। नेक्स्ट हमारा है, विश्व बैंक ने किस परियोजना की वित्तीय सहायता हेतु 350 मिलियन डॉलर की राशि प्रदान की है, तो उसका नाम है श्रेष्ठ जी परियोजना। कौन सी, श्रेष्ठ जी परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना का प्रारंभ कौन से राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो इसका प्रारंभ किया गया है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। भूपेंद्र पटेल यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं गुजरात के। गुजरात की अगर हम बात करें, एक अलग पॉइंट लेकर अगर गुजरात के बारे में डिस्कस करें, तो गुजरात जिसकी कैपिटल क्या है, तो गांधीनगर अहमदाबाद। कौन सा, गांधीनगर अहमदाबाद इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा, गुजरात की। उसके अलावा यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं गुजरात से संबंधित, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो गुजरात के बारे में सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें, तो इसी गुजरात में व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है। सारे पॉइंट ध्यान से समझिएगा। व्यू पॉइंट का उद्घाटन किसके द्वारा, तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। कहाँ पर, नड्डा बेट में। उसके अलावा इसी गुजरात में एक जगह है सूरत। कहाँ पर, सूरत में जो है स्टील रोड की शुरुआत की गई है बनाने की। स्टील रोड सबसे पहले कहाँ पर बनाई गई है, सूरत में बनाई गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा, तो यहीं गुजरात में एक हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा हनुमान जी की स्थापित की गई है, याद रखिएगा। इसी गुजरात में 182 मीटर की स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थापित किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा केवड़िया में। कहाँ पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, याद रखिएगा, केवड़िया में। और ये जो केवड़िया है, इसी गुजरात में जो आपका केवड़िया है, इसी केवड़िया का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम कर दिया गया है एकता नगर। कौन सा, एकता नगर इसका नाम कर दिया गया है। इसी गुजरात में खेल महाकुंभ, कौन सा, खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई है, खेल महाकुंभ की। उसके अलावा इसी गुजरात में कुल्हड़ के माध्यम से, किससे, कुल्हड़ के माध्यम से गांधी जी की प्रतिमा, कुल्हड़ से गांधी जी की प्रतिमा बनाई गई है, गांधी जी की प्रतिमा निर्मित की गई है कुल्हड़ के द्वारा। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, गुजरात से संबंधित ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ये सभी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने पॉइंट हमने डिस्कस किया है। ठीक है, बहुत सारे अन्य पॉइंट हैं यहाँ पर और, लेकिन इतना कम से कम यहाँ पर याद रखिएगा। श्रेष्ठ जी का पूरा नाम क्या है, तो सिस्टम रिफॉर्म एंडिवियर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात, इसका फुल फॉर्म है श्रेष्ठ जी का। नेक्स्ट हमारा है क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ पर, तो टोक्यो में इसका आयोजन किया गया है। भारत का प्रतिनिधित्व हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इसका पूरा रूप क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है, क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म है। इसका प्रारंभ कब किया गया था, तो
2007 में इसकी शुरुआत की गई थी क्वाड की। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? नया उपराज्यपाल, क्योंकि हाल ही में अभी दिल्ली के जो उपराज्यपाल थे जिनका नाम है अनिल बैजल, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पर विनय कुमार सक्सेना नए उपराज्यपाल बने हैं। याद रखिएगा कहाँ पर? तो दिल्ली में नए उपराज्यपाल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली जो है हमारे देश की कैपिटल है। सबसे पहली बात, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री हैं। उसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो अभी हाल ही में यहाँ पर दिल्ली के 3 अलग अलग नगर निगमों को एकीकृत करके दिल्ली नगर निगम की स्थापना की है। ठीक है, दिल्ली नगर निगम की स्थापना की गई है, याद रखिएगा, जिसे केंद्र सरकार के सानिध्य में उनके अंडर में रखा गया है। इस पद पर उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो अनिल बैजल का स्थान लिया है, याद रखिएगा। और इसके पूर्व किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो खादी एवं ग्रामोद्योग के, ठीक है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट हमारा है एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये लंदन में इसका आयोजन किया गया है। एजुकेशन वर्ल्ड फोरम 2022 का लंदन है कहाँ पर? तो लंदन जो है आपकी ब्रिटेन की कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन। आपकी कहाँ पर है? तो ब्रिटेन में। इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 22 से 25 मई 2022 के बीच में इसका आयोजन किया गया है, जिसका थीम क्या है? एजुकेशन बिल्डिंग फॉरवर्ड स्ट्रॉन्गर बोल्डर एंड बेटर, इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा इस सम्मेलन में किसने दिल्ली स्कूल मॉडल को प्रस्तुत किया था? तो इस सम्मेलन में जो इस समय एक प्रकार से शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उप मुख्यमंत्री भी हैं मनोज सिसोदिया जी, उन्हीं के द्वारा इस मॉडल को पेश किया गया था, दिल्ली स्कूल मॉडल को। दिल्ली में ही अभी हाल ही में देश के मेंटोर कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वर्ष 2022 के लिए विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जारी किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची टाइम मैगजीन ने जारी किया है। इसमें किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसमें गौतम अडानी उद्योगपति जो है इनको शामिल किया गया है। और इस सूची में उच्चतम न्यायालय के किस वकील को लीडर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है करुणा नंदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के किसी वकील को इस तरह से ज़्यादातर आप इस प्रकार की मैगजीन में नहीं देखेंगे, लेकिन ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करुणा नंदी को शामिल किया गया है इस लीडर श्रेणी में। इस सूची में किस कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता को लीडर्स की श्रेणी में शामिल किया गया? तो ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, जिनका नाम है खुर्रम परवेज। क्या नाम है? खुर्रम परवेज को शामिल किया गया है, जिनका संबंध कहाँ से है? तो कश्मीर से। कश्मीर और लद्दाख से बनने वाला हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है एंथनी अल्बनीज, जो अभी हाल ही में गए थे कहाँ पर? क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, जिन्होंने स्कॉट मॉरिसन का स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन का स्थान इनके द्वारा ग्रहण किया गया है। और ये ऑस्ट्रेलिया के किस पार्टी के नेता थे? तो ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी के नेता हैं ये अल्बनीज। नेक्स्ट हमारा है जैविक अनुसंधान नियामक अनुमोदक पोर्टल बायोरैप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किस मंत्रालय की पहल है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, नरेंद्र ध्रुव बत्रा, इन्हीं के द्वारा जो है इस्तीफा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन दोनों वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी गीतांजलि को दिया गया है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और विश्व आपकी स्वास्थ्य सभा कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है जेनेवा में। कहाँ पर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यहीं पर आपका WHO का मुख्यालय है। और संस्करण कौन सा है? तो ये इसका 75वां संस्करण है, जिसका आयोजन किया गया है। ठीक है, नाम क्या है? विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन। इस सभा का विषय क्या है? तो शांति के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए शांति। और इस सभा में ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से किस भारतीय कार्यकर्ता को सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम है
ये आपके जो भारतीय कार्यकर्ता हैं, एक प्रकार से जो आशा समूह चलता है, ठीक है, आशा जो एक प्रकार से कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्हीं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। आशा जो आपका फुल फॉर्म इसके कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्या है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है आशा कार्यकर्ताओं का। नेक्स्ट हमारा देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल भद्रवाह जम्मू में उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और लेवेंडर की खेती किस क्रांति से संबंधित है? तो ये बैंगनी क्रांति से संबंधित है। कौन सी? बैंगनी क्रांति। अब यहाँ क्रांति के बारे में चर्चा हुई है तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। सबसे पहले आपकी हरित क्रांति के बारे में अगर बात करें तो हरित क्रांति एक प्रकार से खाद्यान्न फसलों के लिए है। खाद्यान्न फसल का मतलब होता है जैसे गेहूँ और चावल, ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिए कौन सा है? तो ये आपकी हरित क्रांति। उसके अलावा दूसरी हमारी है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किसके लिए हुआ है? तो दुग्ध उत्पादन के लिए। किसके लिए? दुग्ध उत्पादन के लिए, उसके बढ़ावा देने के लिए दुग्ध उत्पादन को, ये श्वेत क्रांति हुई है। तीसरा हमारा है गोल क्रांति। ये किसके लिए किया गया था? तो आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। चौथा यहाँ पर हमारी कि कौन सी क्रांति? तो ये बैंगनी क्रांति। बैंगनी क्रांति यानी लेवेंडर। उसके अलावा नीली क्रांति। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन, क्योंकि मछलियाँ कहाँ रहती हैं? पानी में, और पानी कैसा होता है? नीला। तो मत्स्य उत्पादन के लिए है आपकी नीली क्रांति, ठीक है। पांचवा हमारा है पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किससे है? तो तिलहन की फसलों के लिए, जिससे तेल का उत्पादन किया जाता है। तेल का उत्पादन जिससे किया जाता है तिलहन की फसलों के लिए कौन सी क्रांति है? तो पीली क्रांति है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखिएगा, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ध्यान दीजिएगा। भूरी क्रांति जो है आपके प्याज के उत्पादन के लिए किया जाता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में सिरुई लिली महोत्सव कौन से राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में। मणिपुर राज्य में इसका आयोजन किया गया है। और अभी हाल ही में आए चक्रवात, नाम क्या है? करीम और आशनी का संबंध किस देश से है? यानी कौन से देश में आया था? तो भारत में। और इसका जो एक प्रकार से कौन से महासागर में उठा था ये आपका चक्रवात? तो हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर, क्योंकि आपका मई जून का महीना है और इस महीने में तो चक्रवात आने ही आने हैं। और इसकी शुरुआत हो चुकी है करीम और आशनी के नाम से। आशनी का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया नाम है आशनी। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में खोजी गई जीनस ओफियोरिजा। नाम क्या है? जीनस ओफियोरिजा। किसकी नई प्रजाति है? तो एक प्रकार से औषधीय पौधों की प्रजाति है। और ये प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो त्रिशूर जिला केरल में ये आपकी प्रजाति पाई जाती है। और हाल ही में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किशोर जयरामन को। और हाल ही में विश्व व्यापार संगठन समिति का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अनवर हुसैन शेख। अनवर हुसैन शेख जो कहाँ से हैं? तो भारत से हैं, जिनको विश्व व्यापार संगठन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। विश्व व्यापार संगठन जो आपका है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में किया गया था गेट के स्थान पर। किसके? गेट के स्थान पर किया गया था, याद रखिएगा, WTO की स्थापना। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन करके किसने एप्पल को पीछे छोड़ दिया? ये आपका 100% मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एप्पल को किसने पीछे छोड़ दिया? तो उसका नाम है सऊदी अरामको। कौन सी? सऊदी अरामको ने 2.43 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुकी है और एप्पल को इसने पीछे छोड़ दिया है। एप्पल इंक कितने अमेरिकी डॉलर की मूल्यवान कंपनी रही है? तो 2.37 और ये है 2.43 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो इस प्रकार से अब सबसे मूल्यवान कंपनी इस बार बन चुकी है सऊदी अरामको। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर इस प्रकार से आज के सेशन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बनते थे वो सारे पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज के सेशन का, ठीक है। थोड़ा सा आज हमारी तबीयत सही नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम्स आएँ, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया आपके सेशन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बताने का, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को जो भी हो सकते थे उनको डिस्कस करने का, ठीक है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके आंसर ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में नए नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में, नई एनर्जी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।